नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, यही हमारी कामनाएं हैं। लेकिन चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने सबसे पहले लेकर आते हैं। आखिरकार आज से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। जी हां, ट्रंप के टैरिफ से ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर के मुनाफे पर सीधा असर पड़ता दिखेगा। अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होती है या टैरिफ कम नहीं होता है तो 48 अरब डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट पर असर पड़ना तय है। जी हां, इस पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों देश के बातचीत भी कर रहे थे। उम्मीद ये थी कि नेगोशिएशन टेबल पर कुछ न कुछ क्लैरिटी आती दिखेगी, लेकिन इस वक्त ये एडिशनल 25% टैरिफ जो है वो लगता हुआ और अब टोटल 50% टैरिफ, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं पड़ता दिखेगा, लेकिन ट्रंप ने अगले 1.5 साल में 150% और आगे 250% टैरिफ की धमकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद के हालातों से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि सरकार छोटे उद्योगों और किसानों पर टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने देगी। लेकिन टैरिफ से किन सेक्टर्स पर कितना असर होगा, एक्सपोर्ट और इकोनॉमी कितनी घट सकती है, भारत का अगला कदम क्या होगा और ट्रंप की इस चालबाजी से भारत कैसे बाजी जीतेगा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप की चालबाजी, भारत जीतेगा बाजी। As we wake with the biggest announcement, टैरिफ इम्प्लीकेशन 2 अप्रैल से जो सिलसिला चला था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर के कह सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब कंपनियों पर, अक्रॉस द ग्लोब देशों पर जो है टैरिफ इम्प्लीकेशंस अप्लाई किए, नोटिफिकेशंस जारी हुए और इसी कड़ी में भारत पर टोटल टैरिफ फ्रंट पर जिस तरह के अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखे हैं, एडिशनल 25% टैरिफ और इससे भारत की इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ता दिखेगा, भारत इस एडिशनल टैरिफ अनाउंसमेंट से कैसे निपटेगा, इस पर विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं। और आज से 50% टैरिफ जो लागू हो चुके हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे पर अपना टेक रखने के लिए हमारे साथ अब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जुड़ गई हैं। आइए उन सभी का स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो ग्लोबल फ्रंट पर बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ, डेवलपमेंट आता हुआ दिखा है, एंटिसिपेटेड था, लेकिन अब यहां से आगे हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ विजय मंत्री जी जुड़ गए हैं JRL मनी से, नितिन केडिया ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, केवल हांडा फार्मा सेक्टर एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ, और अजय सहाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले त्योहार गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि आप सभी के घर में हो, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। शुरुआत विजय जी आपसे करना चाहूंगी। ये खबर और इस खबर पर काफी हद तक नेगोशिएशंस की कोशिशें जारी थी। इंडिया और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत की कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन एडिशनल 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन जो कि कल आया और अब इस पर मोहर लगती दिखी है, इन इटसेल्फ कंटिंजेंट सिनेरियोज पैदा करेगा जरूर, और ये हमने देखा भी कुछ हद तक बाजार में कल के सत्र में काफी हद तक का नजर आया। लेकिन इस पर आपके फर्स्ट टेक्स क्या हैं? विजय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद और सभी दर्शकों को और आपके पैनल को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और विघ्न हरता है, तो ये जो विघ्न आया है वो जरूर हरेंगे, और टैरिफ लगाने का दिन ही गणेश चतुर्थी रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि लंबा चलने वाला है। इसके पीछे बहुत रीजंस है, उनके जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, उनके अपने कंपल्शन हो सकते हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी के, यूएस का जीडीपी, डेट जीडीपी बहुत ज्यादा है, डॉलर में बड़े चैलेंज आ रहे हैं बिकॉज काफी कंट्रीज अलग करेंसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 60s में यूएस और वियतनाम का वार था, इंडिया
ने यूएस को अप्रूव नहीं किया तो ऑलमोस्ट सैंक्शन लगाने वाला था इंडिया। 98-99 में वाजपेयी जी ने जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तब यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। तब $30 बिलियन खाली अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। तो इस क्राइसिस से इंडिया जरूर बाहर आएगा और बहुत अच्छा बाहर आएगा, क्योंकि काफी थोड़ा कंप्लेसेंसी रिफॉर्म के अंदर हो गई थी। उसको बड़े मुझे लगता है कि वार फुटिंग पे आप ऑलरेडी देखें प्राइम मिनिस्टर्स के स्पीचेस हैं वो होने वाले हैं। और उसके अंदर आपको जीएसटी रिफॉर्म और बड़े बड़े रिफॉर्म जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म, उसका प्रोसेस बड़े लेवल पे चालू होने वाला है। मेक इन इंडिया को ज्यादा मेरे हिसाब से पुश मिलेगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस एक दिन में नहीं होने वाला। इस प्रोसेस को समय लगेगा और उस बीच के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, और जहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं मेरे से ज्यादा उसके बारे में राय दे सकते हैं। टेक्सटाइल हो गया, जेम ज्वेलरी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटोज हो गया। फार्मा के ऊपर थोड़ा इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा अभी, लेकिन बाद के पीरियड में आएगा। खाली एक चीज आपको बताता हूं मैं कि जब भी जो कोई क्राइसिस होती है, हम वो हमारे सामने एकदम बड़ी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो जब इंडिया का जीडीपी $1 ट्रिलियन था, तब $900 मिलियन साल का बैरल ऑयल इंपोर्ट करते थे। उसके बाद इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन हो गया, लेकिन ऑयल इंपोर्ट 900 मिलियन बैरल से खाली 1700 बिलियन बैरल पहुंचा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म थे, ऑक्ट्राय रिमूवल का, हाईवेज का, फास्टैग का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का, उन सब की वजह से जो इंटेंसिटी है ऑयल की इंडियन इकोनॉमी पे कम से कम होती जा रही है। सेम चीज आप देखेंगे, ट्रेड है अपना धीरे धीरे रास्ता ढूंढेगा, लेकिन यस, इस प्रोसेस में सरकार को थोड़ी जो भी इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार करेगी। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट टेक विजय जी। नितिन केडिया भी हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन से। नितिन जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की अगर बात करें, 50% अमेरिकी टैरिफ से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर कितना बड़ा असर पड़ता दिखेगा, और साथ ही क्या इससे भारत की ग्लोबल मार्केट शेयर पर खतरा है, खास करके वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से? नमस्कार मानसी जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, सभी पैनलिस्ट को और सभी भारतीयों को जो है गणेश चतुर्थी की बधाई। जी। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को गणेश जी जो है कुछ बुद्धि और रिद्धि प्रदान करेंगे। और जहां तक जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर हम बात करें, तो देखिए नियर टर्म में तो बिल्कुल हेडविंड्स हैं, और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में जो पहले हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 1 लाख के आसपास का जॉब लॉस होगा, तो अभी लास्ट 10-15 दिन का जो हमारा असेसमेंट है उसमें अब वो जो जॉब लॉसेस हैं वो 2 लाख के आसपास हमको नजर आ रहे हैं कि 2 लाख के आसपास जॉब लॉसेस हो सकते हैं। और रही जहां तक इसकी ग्लोबल मार्केट शेयर कम होने की बात, तो देखिए एक हमको फर्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर तक हमको इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन मानसी जी, जो अभी यूके के साथ में नियर टर्म एफटीए हुआ है, उस एफटीए की वजह से अगले 2 साल के अंदर भारत को 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का एक बाजार मिलने जा रहा है। और अमेरिका से अगर हम बात करें, अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहती है जिसकी संभावनाएं कम है, तो जो बिजनेस लॉस होने जा रहा है वो करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर का होगा। तो जो लॉस है उसका 60% मुझे लगता है कि हम यूके के मार्केट से कवर करेंगे। और बाकी जो है ब्रिक्स देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाने को लेके बोर्ड रूम्स के अंदर जो है वो डिस्कशन शुरू हो गए कि कैसे हम ब्रिक्स के साथ में जो है वो व्यापार बढ़ा सकते हैं, ब्रिक्स देशों के साथ में हम कैसे व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो उसके अंदर भी हम एक नया मार्केट खोजने में लगे हुए हैं। और तीसरी बात अगर हम देखें तो सीमेंट में जैसे सेक्टर में 28% जो जीएसटी है वो 18% होने वाली है। तमाम सेक्टर्स के अंदर जीएसटी कम होने वाली है, और अगर ये जीएसटी कम होगी तो इससे डिमांड बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज की डेट में जब लोगों के पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो या तो कपड़े खरीदने जाते हैं या घर में लेडीज के लिए ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, और उसके बाद हाउसिंग आता है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो हम देखेंगे करीब, जो हमने लास्ट क्वार्टर में 170-180 टन ज्वेलरी की डिमांड देखी थी, शायद इस बार हम 230 टन 240 टन के आसपास देखेंगे। तो हाँ ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है हेडविंड्स होंगे, लेकिन आने वाले समय में जैसे विजय जी ने कहा कि चुनौतियां जो है वो अक्सर अवसर लेके आती हैं। तो मुझे लगता है ये आपदा जो आई है ये भी आने वाले 1 साल बाद, मतलब जब हम पलट के 2027 में होंगे और पलट के 2025 की तरफ देखेंगे, तो हमें लगेगा कि ये जो आपदा थी ये हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेके आई थी। मानसी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत जाना जाता है आपदा में भी अवसर तलाशने के लिए,
और ये हमारा स्किल है। और इनफैक्ट गए वो दिन जब वो कहते थे ना कि यूएस को छींक आती थी और बाकी देशों को बुखार हो जाता था। अब भारतीय बाजार की एटलीस्ट अगर बात करें तो हम सक्षम हैं अपने दमखम पर, अपने ट्रिगर्स पर आगे बढ़ने के लिए। और वो तस्वीर हमने पिछले दिनों दिखाई भी है। हो सकता है कि ये नी जॉक रिएक्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि एक तरह से ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक अपॉर्चुनिटी भी साबित होता दिख सकता है। केवल हांडा साहब, फार्मा सेक्टर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। अगर टैरिफ फार्मा पर भी लागू हो जाता है, किस तरह का असर इंडस्ट्री पर पड़ता दिखेगा? और साथ ही क्या भारत की जेनेरिक दवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनी रहेगी? क्योंकि यही एक ऐसा खेमा है जो कि हम जाने जाते काफी हद तक फार्मा स्पेस की अगर बात करें। और आपके श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की कि गणेश चतुर्थी के दिन ये टैरिफ लगाया। हाँ, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी टुडे। ये वर्ल्ड में सब बोल रहे हैं कि आज जिस तरह से टैरिफ लगाई जा रही है दूसरे कंट्रीज को, ये कभी हुआ नहीं है। और इस तरह से हर कंट्रीज अब ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगी और हर कंट्रीज अपना रास्ता ढूंढेंगी। फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कोई टैरिफ नहीं है, जीरो टैरिफ है फार्मा सेक्टर में। तो फिलहाल फार्मा सेक्टर का बिजनेस वैसा ही होगा जैसे चल रहा है। पर फार्मा सेक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि अपना डाइवर्सिफाई करना शुरू करें, दूसरा मार्केट ढूंढना शुरू करें और यूएस पे डिपेंडेंस अपना कम करें। हमारा डिपेंडेंस यूएस पे काफी है और यूएस का डिपेंडेंस भी फार्मा के प्रोडक्ट्स पे काफी है। 40% ऑफ जेनेरिक्स यूएस इंडिया से खरीदती है, इसी की वजह से उन्होंने इस पर टैरिफ नहीं लगाया। पर अब हमें सोचना होगा कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएं, ब्रिक्स के साथ बढ़ाएं। रशिया ने ऑफर किया है कि टू सेल फार्मा प्रोडक्ट्स इन रशिया, बड़ी मार्केट है रशिया भी। यूरोप मार्केट इज अ बिग मार्केट, जापान इज अ बिग मार्केट। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब अपना बेस बढ़ाएंगे, दूसरी तरह जाएंगे और अगर जो मोहलत मिली है 1 और 1.5 साल में, मेरे ख्याल से 60 to 70% ऑफ एक्सपोजर ऑफ यूएस मार्केट ये लोग कवर कर लेंगे। तो फार्मा सेक्टर की जैसे अभी बात हो रही है उसमें कोई रिस्क नहीं है इस पर अब की इस वक्त के, और आगे पर रिस्क हो सकता है, इसके लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने केवल जी। अजय सहाय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से। मिस्टर सहाय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। पॉलिसी एंगल और इकोनॉमिक एंगल से एक्सपोर्ट के लिहाज से आपसे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि छोटे उद्योग और किसानों को वो नुकसान नहीं होने देंगे। पहला सवाल, ये कितना मुमकिन नजर आ रहा है? दूसरा, सरकार एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी या टैक्स रिबेट देकर क्या राहत दे सकती है? स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, अगर आप इंडिया यूएस एक्सपोर्ट्स को देखिए तो रफली 45% एक्सपोर्ट्स है जो कि सेक्शन 232 में है और एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है। वहां लेवल प्लेइंग फील्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स को है एंड देयरफॉर वो 45% हमारा एक्सपोर्ट अभी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जो बैलेंस 55% एक्सपोर्ट्स है उसमें ज्यादातर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल हो, टेक्सटाइल हो, फुटवियर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, केमिकल प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक्स। ये सब सेगमेंट में हमारा एक्सपोर्ट यूएस को इम्पैक्ट होगा। कितना इम्पैक्ट होगा वो हमें टाइम बताएगा। कुछ इसमें एक्सपोर्ट जरूर जो ग्लोबल कंपनीज करती हैं वो शायद रिटेन हो जाए, वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रही हैं। जो वो एक्सपोर्ट पहले इंडिया से यूएस करती थी वो इंडियन कंपनीज को एनकरेज कर रही कि वो एक्सपोर्ट यूरोप को हो जाए, और जो फॉर एग्जांपल अगर वो बांग्लादेश से यूएस को एक्सपोर्ट ईयू को एक्सपोर्ट करती थी वो एक्सपोर्ट शिफ्ट कर रही है। तो इसमें कुछ एक्सपोर्ट होगा बट शॉर्ट टर्म में इस एक्सपोर्ट पे जरूर हिट होगी। इंडियन एक्सपोर्टर भी डाइवर्सिफाइड रिस्क कर रहे हैं और मार्केट को देख रहे हैं। जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया उससे बहुत मार्केट अपॉर्चुनिटी आई है। न्यू एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, वो न्यू मार्केट खोलेंगे। अभी आई थिंक शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्री के लिए जरूर चैलेंजिंग है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 50% ड्यूटी जो इंडिया का ड्यूटी डिफरेंशियल कॉम्पिटिटर से है वो 30 से 35% है, और इतना डिफरेंशियल ना इंडस्ट्री ना गवर्नमेंट की हेल्प से हम होके इसको कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें बजट इन्वॉल्व होगा। बट ये भी हमें देखना चाहिए कि कैश फ्लो इंडस्ट्री का इम्पैक्ट ना हो और हम किस तरह शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो इंडस्ट्री का बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जो एक्सपोर्टर 50% एक्सपोर्ट यूएस से कर रहे थे उनके लिए कैश फ्लो बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
तो एक तरह से हमें देखना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री की जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा दी जाए, कोलेटरल फ्री लेंडिंग इंडस्ट्री को कर दिया जाए, मॉरेटोरियम ऑन लोन पेमेंट 1 साल के लिए कर दिया जाए, तो ये कुछ ऐसे हैं जो स्टेप्स हैं जो इंडस्ट्री को जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आने में और अकाउंट को नॉन एनपीए से बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे, यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो रिविजिट कर रहे हैं टैरिफ स्ट्रक्चर्स को, ऑफ कोर्स अंडर प्रोटेक्शनल पॉलिसीज, लेकिन किस तरह के स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिकल स्टेप्स एफआईईओ ले रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो आगे चलकर भी बेहतर रहे और कॉम्पिटिटिव रहे? देखिए, प्रोटेक्शनिज्म ऑन द राइज है। हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड बहुत से कंट्री इस तरह के प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स ले रहे हैं और इंडस्ट्री उसके साथ अपने को एडजस्ट करती जा रही है। तो जहां प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं, ये नहीं है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स वहां से आउट हो गए हैं। बहुत सी जगह स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए गए, इंडियन स्टैंडर्ड अपने भी इंप्रूव कर रहा है। कुछ न्यू मेजर्स आए हैं, जैसे कि सीबैम की बात करें, ईयूडीआर के लिए बात करें, तो इंडस्ट्री को हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, उसको मीट करें। बिकॉज आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि जो नॉन ट्रेड इशू है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, लेबर हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए इंडस्ट्री को अगर इन कंट्रीज को दिखना है तो उनको अपनी ओर इक्विप करना होगा। और डोमेस्टिकली ऑल्सो अगर हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं तो हमें भी ऐसे प्रोडक्शन जरूर करना चाहिए जिससे कार्बन इमिशन कम हो सके, जो हमारी क्वालिटी अगर बढ़ सके तो इंडियन कंज्यूमर्स भी उससे फायदा ले सकते हैं। तो एक तरह से ये एक तरह से अच्छा है। जो ऑफ कोर्स इनिशियल चैलेंजेस हैं और पर्टिकुलरली हमारे जो एमएसएमईज हैं उनके लिए चैलेंजेस है, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्ली यही रोड मैप रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ अजय साहे जी। विजय मंत्री जी से भी एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ। और मिस्टर मंत्री, इस वक्त अगर आप देखें, ये जो खबर आई नोटिफिकेशन जारी होने के ठीक बाद, हमने उसका एक इम्पैक्ट देखा। ये समझ उसे नीजॉक रिएक्शन बता रहे, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार में हमने बिकवाली का दबाव देखा, और वो तब जबकि मार्केट्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे, और वहां से बिकवाली का दबाव जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो ग्लोबल जिटर आया। शेयर बाजार पर इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट इम्पैक्ट, अगर यहाँ पर आपका कोई टेक है तो। और जो ट्रंप ने बात कही है 150% से 250% टैरिफ लगाने की, अगर वो लगा देते हैं तो भारत की फिर अगली चाल, अगली स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखिए, जो हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस यूएस पे था कुछ प्रोडक्ट में, वो धीरे धीरे कम होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे इक्विटी मार्केट को देखो, तो पहले सारी बात ये होती थी कि एफआई क्या कर रहा है। एफआई वाज अ डोमिनेट फोर्स इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। आज उस डोमिनेट फोर्स को डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने नलीफाई कर दिया है। तो एफआई पैसा निकाल रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत बड़ा पैसा डाल रहा है, लेकिन ये पैसा इतना बड़ा नहीं जितना लोगों को दिखता है। हम हर साल 13 लाख करोड़ रुपया बैंक डिपॉजिट में डालते हैं। हर साल 7 लाख करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी इंडिया के अंदर गोल्ड इंपोर्ट होता है, और हर साल 5 से 6 लाख करोड़ रुपया रियल एस्टेट के अंदर जाता है। इक्विटी में तो कंपोनेंट बहुत कम है, तो मुझे लगता है डोमेस्टिक इनफ्लो बना रहेगा। दूसरा जो ट्रम्प कर रहा है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यूएस के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर टॉयज, कंप्यूटर्स, क्लोथिंग, इन कार्स, इन सारी चीजों के दाम एक्चुअली कम हुए हैं, बिकॉज ये सारी चीज सोर्स हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। और जो चीजें यूएस बना रहा था, जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, उनके दाम जबरदस्त बढ़े। अगर अभी यूएस करने जा रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे या मेक इन यूएसए करेंगे, तो पोल्यूशन का बड़ा मैटर है, और दूसरा बड़ा मैटर है कि वहां कॉस्ट ऊपर जाने वाली है। तो पॉलिसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। और तीसरा है, मेरे पास पेंसिल है। इस पेंसिल का जो वुड है वो शायद कनाडा से आता है, उसका लीड है वो शायद साउथ अमेरिका से आता है, इसके पीछे रबर लगता है वो शायद मलेशिया से आता है, इसके ऊपर जो आयरन लगता है, जो स्टील का कैप लगता है, उसकी आयरन शायद ब्राजील और रशिया और इंडिया से आती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग शायद चाइना में होती है। तो एक छोटी सी पेंसिल के लिए कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है, तो आप समझिए कि एरोस्पेस, अलग अलग इंडस्ट्री में क्या क्या होने वाला है। और हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखा, अगर आप एरोस्पेस इंडस्ट्री देखें, जहाँ की 2 बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और 3-4 इंजन मैन्युफैक्चरर है, वहां इंडिया टियर 1 पे ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहा है।
मूविंग टुवर्ड टीयर 2। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलने वाली है। आप ये बात हम शो शायद 1 साल बाद 1.5 साल बाद वापस करेंगे। इंडियन इक्विटी मार्केट अलग रहेगा और इंडियन इक्विटी मार्केट बढ़ने का घटने का जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं, मुझे ज्यादा चैलेंज यहाँ के वैल्यूएशन का लगता है, जो काफी लोगों को लगता है, बजाय की इंडियन इन्वेस्टर लूजिंग फेथ। तो मेरे हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट 3-6 महीने के बाद बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ने वाला है और ये टाइम है इन्वेस्टर को एक्यूमुलेट करने का, छोड़ने का नहीं। Absolutely, extremely well explained, विजय जी। और आई टेक इट फ्रॉम देयर, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कमिंग बैक टू जेम्स एंड ज्वेलरी, एक सवाल आपसे नितिन जी ये जानना चाहूंगी कि इससे डोमेस्टिक डिमांड पर किस तरह का असर पड़ता दिखेगा और आपके हिसाब से छोटे ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार को किस तरह के राहत के कदम उठाने चाहिए? मैम, इससे देखिए जीएसटी का जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जीएसटी का जो एक रिफॉर्म आने वाला है, तो इससे मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक हमारी डिमांड है, ये जो लास्ट क्वार्टर में 180 टन थी, ये लगभग 240 टन के आसपास रहेगी। यानी कि लगभग हम ये कहें तो 30% के आसपास का हम एक इंक्रीमेंट जो है वो हम देख सकते हैं। और ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिकली गोल्ड ने जिस तरह का एक वैल्यू एडिशन दिया है, या जिस तरीके से भाव बढ़े हैं गोल्ड में और लोगों ने इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड में पैसा बनाया है, और अभी जिस तरीके से इक्विटी बाजार को लेके संशय लोगों के दिमाग में आने लग गया है कि भाई अभी टैरिफ के क्या इम्पैक्ट होंगे, तो वापस एक सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड जो है वो इंडियन इन्वेस्टर देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ना केवल ज्वेलरी डिमांड, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हमने सिंगल डिजिट में ग्रोथ होते हुए देखी थी लास्ट 4-5 क्वार्टर से, इस बार हम उसमें भी 25 से 30% की ग्रोथ होते हुए देखेंगे। कमिंग टू योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जो अजय साय जी ने बोला कि जो हमें क्रेडिट है वो अगर थोड़ा सा छोटे ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा इजीली मिलता है और थोड़ा मॉरेटोरियम अगर मिलता है उनको, तो शायद हमको थोड़ा सा संभलने का मौका मिलेगा। और साथ साथ अगर हमें दूसरे देशों में अगर एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम वहाँ एग्जीबिशंस के अंदर जा रहे हैं, तो उन एग्जीबिशंस के अंदर अगर गवर्नमेंट हमें कुछ सपोर्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द स्टॉल्स, इन टर्म्स ऑफ हमें हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, अगर उसमें हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम एक ऑल्टरनेटिव बाजार जो है वो तैयार कर लेंगे। क्योंकि यूएस अगर टैरिफ लगाता है और मान लीजिए वो ज्वेलरी के अंदर मेक इन अमेरिका की कोशिश करता है, तो असेंबलिंग तो वहां पे कर सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजाइनिंग, और जो डिजाइनिंग होती है वो क्रिएटिविटी से आती है, और उस क्रिएटिविटी को पिछले 500 साल में हिंदुस्तान को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है। मानसी जी। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट इंडियन सेक्टर्स की ही अगर बात करें, बी इट जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा सेक्टर, हम हमारी डोमेस्टिक ट्रिगर्स और हमारी स्ट्रेंथ के लिए भी काफ़ी हद तक जाने जाते हैं। और केवल जी आपसे फार्मा सेक्टर पर कुछ और टेक्स, और जैसे कि मैंने कहा, नॉट जस्ट हम हमारे सेक्टर्स में बेहतरी या जिस तरह के ग्रोथ के ट्रिगर्स फैक्टर्स अपनाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है, नीतिगत सपोर्ट है, लाइक PLI, R&D, API मैन्युफैक्चरिंग, इसे भी, ये भी फार्मा सेक्टर को या किसी भी सेक्टर को काफ़ी हद तक सुरक्षित बनाती है। हैविंग सेड सो, अब अमेरिकी दबाव जिस तरह से इस वक्त नज़र आ रहा है, इसके बीच भारत को क्या नए मार्केट्स और डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना चाहिए, और साथ ही सरकार के जो नीतिगत सपोर्ट है ये फार्मा सेक्टर को आगे चलकर कितना सुरक्षित बनाएंगे? और अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमारा एक्सपोजर यूएस में $30 बिलियन का है। जो 40 बिलियन एग्जेम्पशन है उसमें 30 बिलियन तो फार्मास्यूटिकल्स है सिर्फ। अब ये एक्सपोजर बड़ा हाई है। अगर वो ट्रम्प उसको अगर 50% कर दें तो वेरी अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट। सेकेंडली, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, चाइना से कंपटीशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कंपटीशन दूसरे कंट्री से भी बढ़ रहा है। तो हमें 2-3 चीजें तो जरूर करनी चाहिए। एक तो हमारा डिपेंडेंस एपीआई में काफी हाई है, 70 to 80% हम एपीआई बाहर से खरीदते हैं। ये डिपेंडेंस एपीआई में हमको रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लाई हैं, PLI स्कीम्स लाई हैं, बट हमें अभी इसको क्लस्टर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा और इसको स्केल बढ़ानी पड़ेगी। तो आई थिंक ये एक एपीआई एक को जो टैकल करेंगे, एक अच्छी बात जो हो रही है कि गवर्नमेंट के रिलेशन चाइना के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, तो कि एपीआई का शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में हमें देखना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट 30 बिलियन का डिफरेंट मार्केट फाइंड करनी पड़ेगी। ये मार्केट हमें पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट को स्कैन करनी पड़ेगी। हमारे इनिशियली
सब फार्मा कंपनी यूएस में गए, अब इन्हें हर जगह जाना पड़ेगा वर्ल्ड में, ये भी करना पड़ेगा कि कहीं जाके अपना सेटअप भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपोजर $30 बिलियन, अगर हम इसमें कोशिश करें तो ऑलमोस्ट $20 बिलियन विद इन द 2 years वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो और फार्मा इमीडिएटली टैक्स नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि फार्मा की दवाई बढ़ने से वहां पे उनको इंटरनली काफी प्रॉब्लम आने वाला है, और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट उनके पास है नहीं। ये जो सैंक्शन किया है ट्रंप ने, ये दिस इज नॉट अ ट्रेड वॉर, मैं कहता हूं। इट इज नॉट सैंक्शन बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल एक्सपोर्ट्स in India or to control the surplus. ये sanction is to punish this country. और को ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको हमको उभर के निकलना पड़े। अगर कोई कंट्री का ये रवैया है तो हमें भी हम तैयारी करनी पड़ेगी कि इसको कैसे फेस करें। बिल्कुल मिस्टर हांडा, सही कहा आपने, हमें यहाँ से उभर कर निकलना पड़ेगा और इसकी कोशिश स्ट्रैटेजिकली शुरू हो भी चुकी थी। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, टैरिफ के फ्रंट पर जो खबरें और अटकलों का दौर शुरू हुआ उसके ठीक बाद, बिकॉज पहले तस्वीर साफ नहीं थी, और जैसे ही समझ आया कि हो सकता है कि एडिशनल 25% टैरिफ पर बात ना बनती दिखे, उसके ठीक साथ साथ डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर भारत की इकोनॉमी को मदद करने की कोशिश लगातार जो है सरकार करती भी है, और इसके लिए कड़े कदम भी उठाती है। नॉट जस्ट दैट, टैरिफ को लेकर भी जो लगातार नेगोशिएशन की बातचीत हो रही थी, जो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, उसमें भी करारे जवाब और कड़े जवाब भारत ने वक्त वक्त पर अमेरिकी, यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिए जरूर थे। लेकिन मिस्टर सहाय, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, इसी तर्ज पर जब टैरिफ इम्प्लीकेशन एक तरह से लटकती तलवार थी, उसके सामने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन ने एक कुशन का काम तो किया ही था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट किया, उसके ठीक बाद हमने देखा था कि इकोनॉमी में, भारतीय बाजार में उसका असर कितना पड़ता हुआ दिखा और कितना पॉजिटिव असर रहा। सो क्या आपको भी लगता है कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन यूएस के टैरिफ के सिनेरियोज को कुशन करने के लिए, एक तरह से कॉम्पनसेट करने के लिए लिए गए थे? अगर हाँ, तो किस हद तक ये मदद कर पाएंगे? क्या आप इसे क्वांटिफाई कर पाएंगे हमारे लिए? देखिए, जीएसटी जो रैशनलाइजेशन है वो डोमेस्टिक मार्केट को और ज्यादा वाइब्रेट करने के लिए किया गया है। ये इंडस्ट्री की डिमांड थी। सम ऑफ द सेक्टर लाइक टेक्सटाइल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए काफी सालों से प्रयास कर रहे थे, और इसलिए मैं इसको यूएस के टैरिफ से नहीं लिंक करूंगा। लेकिन जब एक समय ये ऐसा सिचुएशन है कि यूएस में टैरिफ लगने से शॉर्ट टर्म में हमें डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस करना होगा, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होके आएगा। बिकॉज अगर डोमेस्टिक मार्केट काफी वाइब्रेंट रहेगा तो उसमें कुछ एक्सपोर्ट्स हमारा डोमेस्टिक मार्केट में एब्जॉर्ब होगा। सब एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में नहीं एब्जॉर्ब हो सकता, बिकॉज कुछ हमारे ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जो क्वालिटी के हैं, बहुत हाई वैल्यू के हैं, शायद उनको एब्जॉर्ब होने को लगा, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट जरूर एब्जॉर्ब हो सकता है। इसलिए अभी ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि जीएसटी रैशनलाइजेशन कितना इंडिया में एक्सपोर्ट रैशनलाइज होगा। जीएसटी रैशनलाइजेशन से इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। तो एक ये स्टैंड अलोन इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने सो मोटो लिया है। लकीली बिकॉज ऑफ द यूएस फॉल आउट, उसका गेन जो एक्सपोर्ट यूएस से डाइवर्ट होगा डोमेस्टिक मार्केट में, उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, सवाल तो कई सारे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देने की हमारे सभी महानुभाव कोशिश कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जी, आखिरी टेक से क्लोज करना चाहूंगी और बहुत ही क्विक ब्रीफ आपका व्यू चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, सवाल कई सारे हैं, लेकिन ये भी है कि लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सही समय है मार्केट में उतरने का, इन्वेस्टमेंट, निवेश का नजरिया समझने का। आपके हिसाब से, हमारे माध्यम से आप सभी को सुन रहे हैं जो व्यूवर्स हैं, उन्हें किस तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे? क्विक व्यू, बहुत जल्दी बताइएगा। एकदम आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। क्योंकि जब बाजार नीचे जाता है तो आपकी यूनिट्स खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर फंड की एनएवी 10 रुपए है, वो 8 रुपए हुई तो 20% एनएवी गिरी, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट 25% बढ़ जाते हैं। आप अपनी एसआईपी कंसिस्टेंटली रखें। और एक बहुत ही छोटा सा बात आपको बोलना चाहता हूं कि अभी समय आ गया कि सरकार व्यापारियों को, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रस्ट करे। व्यापारी चोर है, इस माइंडसेट से बाहर आए, क्योंकि जॉब वो क्रिएट करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, वो रास्ता ढूंढेंगे। सरकार फैसिलिटेटर रहे, बहुत अच्छा रहेगी।
तो अभी समय आ गया कि हमको व्यापारियों को, एंटरप्रेन्योर को ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। विजय जी, नितिन जी, केवल जी और अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। ट्रंप की चालबाजी, भारत जीतेगा बाजी। जी हां, टैरिफ एक चैलेंज है, लेकिन भारत सक्षम है हर चैलेंज से निपटने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।